गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 69वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटिका करने जा रहे हैं, जो कि पेपर 2 का सेक्शन फर्स्ट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हमेशा पूछने वाला रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं आज क्लास फर्स्ट 69वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर। भारतीय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। पेपर 2 का सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 8 मतलब 5 क्वेश्चन है 38 नंबर का, जो कि एक क्वेश्चन का आंसर है 8 नंबर का, 8 नंबर का, 8 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए तथा लागू किए जाते हैं। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत के संविधान में यूं तो मूल संरचना अथवा मूल ढांचा शब्द का प्रॉपर उल्लेख नहीं है, लेकिन इससे मतलब संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व विकृत होकर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इससे जनमानस के विकास के लिए ऐसा होना ठीक नहीं। इसलिए लोगों के मूल अधिकारों, आदर्शों और संविधान के दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती रही है। हाल ही में न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के विवादित टिप्पणी के उपरांत भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसकी प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ध्रुव तारा के समान करार दिया, जो आगे का मार्ग जटिल होने पर मार्गदर्शन करता है और संविधान की मनमाना व्याख्या तथा कार्यान्वयन करने वालों को एक निश्चित दिशा निर्देश देता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन और निश्चित दिशा दिखाती है। हमारे संविधान की मूल संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों के पृथकीकरण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता पर आधारित है। संविधान में संघ या राज्य विधायिका को दी गई शक्तियां। भारतीय संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान में संशोधन करने के लिए केवल संसद में बिल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में संसद द्वारा संविधान के साथ असंगत कोई भी कानून आता है तो उस कानून को कोर्ट अमान्य घोषित कर सकती है। मूल ढांचा सिद्धांत संशोधन की पहुंच से परे भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों के रूप में कुछ विशेषताओं की पहचान करता है। यह घटक लोकतंत्र, न्याय और समानता के सार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा सिद्धांत का एक प्रमुख सिद्धांत है। संविधान के आदर्शों और दर्शन को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित किया। इसके अनुसार संसद सिद्धांत की मूल संरचना को खत्म नहीं कर सकती और न ही बदलाव ला सकती। 1973 में केशवानंद बनाम केरल सरकार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यही तर्क दिया था। आधारभूत संरचना की आलोचनात्मक मूल्यांकन। संविधान की आधारभूत संरचना के आलोचकों ने इस सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा है। उनका मानना है कि न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन को अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, जबकि समर्थकों ने इसके अधिक संख्यावाद अथवा किसी तानाशाही या अधिक नायकवाद के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के रूप में माना है।
निष्कर्षतः संविधान को एक जीवंत और समयकालिक दस्तावेज बनाए रखने के लिए काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है, और साथ ही भारतीय न्यायपालिका और विधायिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाना ही संविधान के साथ न्याय संगत होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ख उत्तर है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी करिए। ये आपका 69वीं में पूछा गया है, ये 70वीं इसका कुछ ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको उत्तर को। संविधान का 103वां अधिनियम 2019 में समान वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS को आरक्षण 10% आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करके अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में जोड़ा गया विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की एक उप श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो, जो किसी अन्य वर्गीकृत जाति जैसी अनुसूची से संबंधित न हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गैर भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गैर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। समय के अनुसार किसी देश की स्थिति एवं आवश्यकता बदलती रहती है, जिसके कारण समय समय पर संबंधित देश के संविधान में संशोधन होते रहे हैं। इससे संविधान का विधान हमेशा प्रासंगिक और जीवंत बना रहता है। भारतीय संविधान के 20वें भाग में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन का उपमंड किया गया है तथा उसकी प्रक्रिया बताई गई है। परीक्षा अवधि तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। यह हमारे संविधान के लचीलेपन स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन हर एक विषयों जैसे नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के विधान परिषद की स्थापना अथवा उन्हें समाप्त करना आदि साधारण बहुमत द्वारा संशोधित हो जाते हैं, परंतु कुछ प्रावधानों को संसद 2/3 बहुमत से संशोधित करती है तथा उनका अनुमोदन अधिकतर राज्यों के विधानसभाओं द्वारा होना जरूरी है। उनमें राष्ट्रपति चुनाव, संघीय व राज्य कार्यकारिणी की शक्ति या संघीय कार्यपालिका, उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संशोधन प्रक्रिया इत्यादि शामिल है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। साधारण बहुमत विधि द्वारा संशोधन। भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन लाया जाता है, और मोटे तौर पर ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है, जो निम्न है। नए राज्यों का संघ में प्रवेश, स्थापना, निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 2, 3, 4। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का सृजन व उत्साजन, विघटन मतलब। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची। उपयुक्त उपबंधों में किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत से अभिप्राय उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक का समर्थन प्राप्त होना है। विशेष बहुमत संशोधन द्वारा। संविधान के अन्य भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत से यहाँ अभिप्राय संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। जब कोई संशोधन इस विधि से संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो वो संशोधन विधेयक अंतिम तो है पर पारित हो जाता है और संविधान का भाग बन जाता है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संविधान के कुछ अनुच्छेद व भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम देश के आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे पहला, अनुच्छेद 54 एवं 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। दूसरा, अनुच्छेद 73 एवं 162 के अंतर्गत संघ एवं राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। तीसरा, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा भाग 6 के अध्याय 5 के अंतर्गत उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान। भाग 11 और अनुसूचित 7 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के वित्तीय विधायी शक्तियों का वितरण संबंधी प्रावधान। पांचवा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रक्रिया। उपयुक्त अनुच्छेदों एवं भागों से संबंधित किसी भी संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व उसे राज्यों के पास भेजा जाता है। जब कम से कम आधे राज्य उसका अनुसमर्थन करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। इस तरह संशोधन विधेयक अंतिम रूप से पारित हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर एक नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के सभी उपबंध संशोधन के विषय हैं। यहाँ तक कि संशोधन की धारा 368 तक को संशोधित किया जा सकता है। भारत में संवैधानिक उपबंध को 2 भागों में साधारण एवं संरक्षित बांटा गया। साधारण उपबंधों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है और फिर राज्यों की स्वीकृति की कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। जहां संविधान में सरलता से मतलब साधारण बहुमत से संशोधन होता है वहां हमारा संविधान नम्य दिखता है, परंतु जहां यह संशोधन की कठिन प्रक्रिया अपनाता है वहां वह कठोर दिखता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को नम्यता एवं कठोरता का मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ, बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के घ, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। उत्तर, किसी भी संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का उसका वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें समस्त संविधान का मूल उद्देश्य अभिव्यक्त होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत सार गर्भित, संक्षिप्त, स्पष्ट, सटीक और सुंदर शब्दों में लिखा गया है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें समस्त संविधान के उद्देश्यों के साथ साथ इसके स्रोत, राज्य का स्वरूप, लक्षित समूह, लागू होने की तिथि का भी उल्लेख है। इस दृष्टि से यह समस्त संविधान का निचोड़ है और संविधान के सभी अनुच्छेद इसकी प्रस्तावना से ही नियंत्रित माने जा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के विश्लेषण से संबंधित के निम्न उद्देश्य और कार्य परिलक्षित होते हैं। पहला, गणराज्य। भारत एक गणराज्य होगा अर्थात उसका संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित होगा, नियुक्त या अनुवांशिक नहीं। इस गणराज्य की विशेषताएं होगी। पहला, प्रभुत्व संपन्न अर्थात तो यह आंतरिक और बाह्य रूप से किसी को प्रभु नहीं मानेगा और पूर्णतः स्वतंत्र होगा। दूसरा, समाजवादी। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा में शामिल किया गया है। समाजवादी शब्द से आशय समाजवादी शासन व्यवस्था या प्रक्रिया से नहीं बल्कि समाजवादी लक्ष्यों एवं आदर्शों से। अंतर्राज्य का यह लक्ष्य होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीवन के लिए आवश्यक साधन मिले तथा भौतिक संसाधनों का समान बंटवारा। पंथनिरपेक्ष यह भी 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसका आशय न तो साम्यवादी देशों की तरह अधार्मिक होने से है और न ही अमेरिका की तरह धार्मिक आधार पर किसी समुदाय को मदद करने से निषेध से, बल्कि पंथनिरपेक्षता का आशय है कि राज्य केवल धर्म के आधार पर किसी समुदाय को अपने धर्म के पालन और शांतिपूर्ण विस्तार का अधिकार देता है, बशर्ते कि अन्य नागरिकों के ऐसे ही अधिकारों का हनन न हो। राज्य चाहे तो किसी समुदाय को धर्म के आधार पर मदद कर सकता है
और उस समुदाय के विशेष विकास और जरूरतों के अनुसार नीति बना सकता है। इस तरह यह पंथ निरपेक्षता सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। लोकतांत्रिक का तात्पर्य यह है कि शासन की बागडोर ऐसी सरकार के हाथों में होगी जो जनता द्वारा समय समय पर मतदान द्वारा चुनी जाएगी। चलिए टॉपिक न्याय का देखते हैं। न्याय के बारे में प्रस्तावना से यह भी पता चलता है कि इस गणराज्य का उद्देश्य इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अर्थात हमारा संविधान 3 तरह के न्याय को मान्यता देता है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार है। आर्थिक न्याय अर्थात साधनों एवं अवसरों पर सभी का समान अधिकार हो। चलिए तीसरा देखते हैं, स्वतंत्रता। संविधान सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। अर्थात इन आधारों पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। समानता प्रस्तावना में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का भी लक्ष्य निहित है। इसमें 2 तरह की समानता को मान्यता दिया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। 5वां, बंधुता। प्रस्तावना ऐसी बंधुता का भी लक्ष्य रखता है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने वाली हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, न कि समाज में उसकी स्थिति। इस तरह राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए। संविधान के स्रोत। प्रस्तावना से यह भी पता चलता है कि संविधान का स्रोत समस्त जनता में निहित है। हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस शब्दावली से 3 महत्वपूर्ण तथ्य परिलक्षित होते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है। दूसरा, संविधान के निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तीसरा, संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में अभिव्यक्त संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उसमें उन आदर्शों या सिद्धांतों का निरूपण है जो संविधान के अन्य भागों एवं अनुच्छेदों से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए इसमें समानता एवं स्वतंत्रता के जिन रूपों का वर्णन है वे अधिक विस्तार से मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में वर्णित है। प्रस्तावना ये अधिकार सभी नागरिकों को देता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के अधिकार दूसरे के अधिकार से सीमित हो जाते हैं, यद्यपि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसी के अनुरूप मौलिक अधिकारों पर युक्त कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी तरह हम भारत के लोगों ने अगर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है तो संविधान को संशोधित करने का अधिकार भी उसी का है, जो वह अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है, जो इसके लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान है। जैसा कि प्रसिद्ध संविधान विज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं, प्रस्तावना में जिन तथ्यों, सिद्धांतों तथा आदर्शों का उल्लेख है वे समूचे संविधान में अंतर्व्याप्त है और संविधान की विभिन्न धाराओं का उद्गम प्रस्तावना से ही होती है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन की एक मुखर अभिव्यक्ति है। न्याय पर आधारित समाज की स्थापना का संकल्प और गौरवमय अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर उज्जवल भविष्य बनाने की प्रतिज्ञा है। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य एवं आदर्शों को निर्धारित करना तथा उसकी नीतियों को सुनिश्चित करना। वस्तुतः प्रस्तावना का गूढ़ार्थ इतना गहरा है कि जब भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समक्ष विधि निर्माण, उसके क्रियान्वयन एवं उसकी व्याख्या से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है
तो वे प्रस्तावना के भावार्थों निहितार्थों को ही सहायता लेते हैं, अर्थात प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंग देखते हैं। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करिए। ये भी करंट का क्वेश्चन है। उत्तर, वैदिक काल में भारतीय समाज की जाति की जड़ वर्ण आधारित जो बोई गई थी, वे वैदिकोत्तर काल होते हुए वर्तमान भारत में काफी गहरी और मजबूत हो गई है। अब यह आलम है कि भारत में आज करीब 3000 जातियों का एक विशाल संजाल फैल गया है। इसका नतीजा यह है कि सभी अपनी मूंछों की लड़ाई में एक दूसरे से तो दो हाथ करने में लगे हैं। धर्म और राजनीति की इस जाति प्रथा का मूल जनक और संवाहक है। जातीय जनगणना के ऐतिहासिक चरण। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना साल 1931 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुई थी। वैसे तो देखा जाए तो साल 1941 में भी जातीय जनगणना हुई है, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसके समय समय पर कई पार्टियों और नेताओं द्वारा उठाया जाता रहा है। जातीय जनगणना देश में हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। देश की सभी राजनीतिक पार्टी अपने नफा नुकसान के हिसाब से इसके पक्ष विपक्ष में खड़ी होती रही है। जिन जातियों या वर्गों की जनसंख्या कम है लेकिन राजकाज या देश के संसाधनों में भागीदारी अधिक है, वे हमेशा इसके विरोध में लामबद्ध होते रहे, और जिनकी जनसंख्या अधिक है लेकिन भागीदारी कम हुई, हमेशा जातीय जनगणना के समर्थन में रहे। साल 2011 की जनगणना में अलग से संलग्न कर यूपीए के शासनकाल में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन सरकार बदल जाने पर यह रिपोर्ट में कमियां बताकर भाजपा सरकार ने भी उसे जारी नहीं किया, जबकि जातीय गणना में पहले उसका भी समर्थन था। साल 2011 की जनगणना में अलग से संलग्न कर यूपीए की जनगणना हुई, लेकिन सरकार बदल कर जाने पर रिपोर्ट में कमियां बताकर भाजपा सरकार ने उसे जारी ही नहीं किया, जबकि इस जनगणना में पहले भी उसका समर्थन था। संवैधानिक पहलू। भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। बिहार की जातीय जनगणना अवधारणा और तथ्य। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़े जारी किए, जिसमें बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इनमें हिंदू 82%, मुसलमान 17.70%, शेष धर्मों में ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिख की अलग अलग आबादी 1% से कम है। आज़ादी के बाद जाति आधारित जनगणना के सटीक और वैज्ञानिक आंकड़े जारी करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया। क्योंकि संपूर्ण भारत में 1931 के आधार पर सभी जातियों के आंकड़े सिर्फ अनुमानित ही थे। अब तक भारत सरकार के पास भी देश या किसी राज्य के वैज्ञानिक आंकड़े नहीं थे। बिहार सरकार के अनुसार इन आंकड़ों का उपयोग समावेशी विकास की नीतियों एवं विकासोन्मुखी कार्यक्रम निर्माण के लिए किया जाएगा, ताकि बिहार में सामाजिक उत्थान एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा सके। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़े के अनुसार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। इनमें पिछड़ा वर्ग 27.12 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। वही अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग हिंदू व मुसलमान की संख्या कुल आबादी का 15.52% है, जिसमें सभी स्वर्ण जातियां ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत व कायस्थ 10.56% है और शेष 4.96% आबादी अनारक्षित मुसलमानों की है। प्रकाशित आंकड़ों में अति पिछड़ों, यादव एवं दलित आबादी में प्रचलित मान्यता से अधिक संख्या देखी गई है, लेकिन राजकाज में उनकी भागीदारी बहुत कम है। वहीं सवर्णों की आबादी में प्रचलित अवधारणा के विपरीत भारी कमी देखी गई, जबकि राजकाज और संसाधनों में इनकी भागीदारी काफी अधिक है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने में बिहार की जातीय जनगणना
क्रांतिकारी कदम के साथ पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होगी। सकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जाति आधारित जनगणना के सकारात्मक प्रभाव। इस वैज्ञानिक जनगणना से बिहार के विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या एवं उनकी आर्थिक स्थिति के साथ राजकीय व्यवस्था में उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी का भी पता लगाना आसान होगा। राजकाज की व्यवस्था में सभी को अपने अपने अनुपात में एक न्याय संगत हिस्सेदारी निर्धारित होने से ज्यादा कम का दुराग्रह खत्म होगा। लोगों की आर्थिक स्थिति पता चलने से सभी जातियों के लिए जरूरत के हिसाब से बेहतर योजनाएं एवं नीतियों बनाने में भी सरकार को आसानी होगी। यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय का गणितीय आधार बन सकती है और यह भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जाति आधारित आर्थिक विश्लेषण एवं नीतियों के निर्धारण में सटीकता एवं सरलता आई। आर्थिक और सामाजिक समानता लाने और आरक्षण नीतियों को ज्यादा बेहतर और लाभदायी बनाने में सहायक हो सकता है। लोगों की यह धारणा भी धीरे धीरे दूर होगी कि जाति जनगणना से देश में हर जाति में अपनी संख्या बढ़ाने की होड़ लगेगी। अगर ऐसा होता है तो आज़ादी से अब तक देश में बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख समुदाय की संख्या में भारी वृद्धि हो गई होती। जाति आधारित जनगणना के नकारात्मक प्रभाव। पहला, बिहार में सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से बहुसंख्यावाद मुखर हो सकता है, जिसके प्रतिरोध स्वरूप आपसी टकराव वो बढ़ सकता है और जिस जाति की संख्या कम रहेगी उनकी अपेक्षा अत्याचार बढ़ सकते हैं। इतिहास के आईने में बिहार में जातिवाद सदा ही प्रभावी भूमिका में रहा है। ऐसे में इसे राजनीतिक में जातिवाद और आपसी मतभेद और बढ़ सकता है। राजनीतिक वोट बैंक चुनाव जीतने, राजनीतिक उलटफेर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जाति जनगणना से जातियों के बीच अपनी संख्या के अनुसार आरक्षण लेने की होड़ बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। बिहार की सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना में जहां जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहां जाति आधारित आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद से ही बिहार की राजनीतिक में उथल पुथल आरंभ हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा बिहार में अति पिछड़ा वर्ग एक सशक्त समूह है तथा इस गणना के बाद इस सबसे बड़े वर्ग के रूप में मान्यता मिलेगी और बिहार की राजनीति में सियासी गणित और गोलबंदी में उनकी भूमिका बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा और देखा जाए तो उनको उस अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस कारण अब इन वर्गों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में 85% जाति या गैर स्वर्ण समुदाय से हैं, अतः बिहार में इनका आरक्षण कोटा बढ़ाने से लेकर जाति आधारित संगठनों की मांग को बल मिलेगा। कुछ लोगों का तर्क है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन में वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता पर बल देना राष्ट्रीय एकता के लिए अधिक लाभप्रद होगा। कुल मिलाकर जाति आधारित जनगणना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। अब सरकार और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि इसका उपयोग एक समावेशी सामाजिक विकास में कैसे किया जाए। इसके साथ ही समाज के दोनों पक्षों को भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सबक लेते हुए 10% स्वर्ण जातियों के रिजर्वेशन EWS की तरह सभी को सहज स्वीकारोक्ति वाली सामाजिक सद्भाव और समरसता का नजीर पेश करना होगा। साथ ही इसे सभी को अंगीकार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में कोई बिखराव नहीं आए और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को किस प्रकार समावेशी विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाए। इस दिशा में इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आप एक नज़रिए से आंसर देखिए और अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेखन शैली सुधारने में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपका BPSC मेंस हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी वीडियो देखिए। वो आपका पूरे 69वीं से 39वीं तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया। ये BPSC पॉलिटी का पेपर फर्स्ट का सेक्शन 1 का क्लास है, पेपर 2 का। तो थैंक यू।